ग्रोफिट का गर्दा उड़ने वाला है आज की क्लास में भयंकर। चिंता मत करो आप लोग, सभी मतलब गर्दा उड़ा देंगे, पता है मेरे को। गर्दे वाली क्लास बोलते हैं इसको, गर्दे वाली क्लास, क्योंकि घर से क्लास ली जाती है वो गर्दे वाली क्लास होती है। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन, गुड इवनिंग। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल फिजिक्स का लेक्चर फर्स्ट अपना हुआ था, उसके अंदर हमने कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज के बारे में स्टडी की थी, और उसके साथ में ही हम लोगों ने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज की जो क्लास है उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी है उसका एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई बॉडी है जब वो किसी हाइट से नीचे गिरती है तो उसके ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्वेटिव होती है। ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे रेडी हो जाएं कॉपी पेन लेकर, और वीडियो को लास्ट तक देखें और जो टॉपिक है उसको समझें। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ सभी बच्चे, ए फ्री फॉलिंग बॉडी। ठीक है, पहले हेडिंग लगाएंगे सभी बच्चे, एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, हाँ चलो, उसके बाद में फर्स्ट हेडिंग लगाओ, इसमें फर्स्ट टॉपिक अपना ए फ्री फॉलिंग बॉडी। ठीक है, बॉडी है जो ऊपर से नीचे तक फ्रीली और अर्थ के ऊपर आके नीचे गिरती है, उसके अंदर कितना जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, इसका जो रूल है, लॉ है, वो फॉलो होता है या नहीं होता, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो सभी बच्चे फटाफट कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और ये डायग्राम बनाओ। एक बार फ्री फॉलिंग बॉडी है उसमें डायग्राम बना लो। ठीक है, डायग्राम बना लो फटाफट। ठीक है, दो मिनट के लिए मैं वीडियो को एक बार आपको डायग्राम बनाने का टाइम दे रहा हूं, आपको वीडियो को पॉज नहीं कर रहा हूं मैं, तो डायग्राम बना लो पूरा का पूरा। एक मिनट का टाइम आपके पास, 1 मिनट में जैसे भी करके फटाफट डायग्राम बनाओगे। ठीक है, फटाफट डायग्राम बनाओ इसका। तो डायग्राम में काम करना आप लोग, यहां पॉइंट ए मान लेना, यहां पॉइंट ए मान लेना, यहां पॉइंट बी मान लेना, और यहां इस साइड में पॉइंट सी मान लेना, अर्थ के ऊपर ये पॉइंट सी मान लेना। हम ए बी और सी तीनों के ऊपर ये प्रूव करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है वो यहां पे फॉलो होता है या नहीं होता। ठीक है, चलो बना लिया होगा डायग्राम जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि क्लास में, ऑफलाइन क्लास में अपने को इतना टाइम मिलता है। ठीक है, चलो तो डायग्राम के नीचे लिखो सभी बच्चे, लिखना स्टार्ट करो। लिखो सपोज ए बॉडी ऑफ स्मॉल एम मास, सपोज a body of small m mass is falling freely from small h height, is falling freely from small h height from point A, is falling freely from small h height from point A, from point A। ठीक है, अब इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखेंगे then kinetic energy at point A is 0 काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे, क्योंकि ए के ऊपर कोई कुछ भी नहीं है,
पार्टिकल है वो मोशन में ही नहीं है, ठीक है। तो ए पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, K इज इक्वल टू 0, काइनेटिक एनर्जी अपनी हो जाएगी 0, K इज इक्वल टू 0। बट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहां पे, बट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी अपनी, आपको पता है कि यहां से स्मॉल एस हाइट से स्मॉल एम मास का पार्टिकल जब नीचे गिरता है तो उसकी कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो हम वर्क डन में कैलकुलेट कर चुके हैं, W इज इक्वल टू एफ डॉट एच। उसी के अकॉर्डिंग हम यहां लिखेंगे U इज इक्वल टू mgh, ये हो जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, ठीक है। फटाफट लिख लो इसको, हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे ए पे कितना है, ठीक है। तो इसके नीचे लिखेंगे देन टोटल एनर्जी एट ए पे टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू अपनी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो ई ए मान लेते हैं यहां पे, ई ए मतलब ए पे एनर्जी, ठीक है ना, इज इक्वल टू काइनेटिक कितनी है 0 और ये कितनी है mgh, तो ई ए इज इक्वल टू अपनी वैल्यू आएगी mgh, ये वैल्यू आ गई अपने पास इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब ये एनर्जी बार बार इतनी आनी चाहिए, टोटल एनर्जी बी पॉइंट पे भी इतनी आनी चाहिए और सी पॉइंट पे भी इतनी ही आनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सी पे तो कैलकुलेट करने की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसके ऊपर ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। तो फटाफट पॉइंट 3 तक लिखो, पॉइंट 3 तक फटाफट लिख लो। ठीक है, चलो अब इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो कंसीडर, एरो का सिंबल लगा के लिखो कंसीडर द बॉडी फॉलिंग फ्रॉम, कंसीडर द बॉडी बॉलिंग नहीं बॉडी, द बॉडी फॉलिंग फ्रॉम स्मॉल एस हाइट, फॉलिंग फ्रॉम स्मॉल एस हाइट, एस तो टोटल हाइट है इसकी एच, तो टोटल हाइट की बात करेंगे पहले एच हाइट पे, फिर एस पे, फिर एच माइनस एस पे, तीनों हाइट पे कैलकुलेट करेंगे, पता चलेगा अपने को कि तीनों पे ई ए की वैल्यू mgh ही है, ठीक है। तो आपने यहां पे क्या लिखा था, कंसीडर द बॉडी फॉलिंग फ्रॉम स्मॉल एस हाइट, फ्रॉम स्मॉल एस हाइट, its initial position of the body, then its initial position of the body, यह बॉडी की इनिशियल पोजीशन है, its initial position of the body, so from, इसके नीचे लिखना है फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या प्रूव होगा, यहां पर देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यहां पे u इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहां से चलना प्रारंभ कर दिया, इसने चलना स्टार्ट कर दिया, नीचे गिरना, तो u इज इक्वल टू 0 मानेंगे, इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, यहां पे इनिशियल पोजीशन पे खाली है 0, u इज इक्वल टू 0 है, देन v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2as, s क्या है, ये डिस्टेंस, ये यहां पे s है 2as, और v इक्वल टू क्या हो जाएगा 2as अंडर रूट, ये वैल्यू आएगी अपनी v की इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये वैल्यू आ गई अपनी ए की इक्वेशन नंबर 4, s हाइट के ऊपर या s डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। यहां तक आ गई बॉडी, बी पर पहुंच गई, अब बी पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ठीक है, इसकी बी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो हम कैलकुलेट अभी करेंगे, ठीक है। अब देखो पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी कर लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी
सो काइनेटिक एनर्जी एट बी, बी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ठीक है, देखो कितनी होगी, K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू क्या है 2GS, तो K इज इक्वल टू हाफ एम इंटू 2AS अंडरूट का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा यहाँ पे तो वैल्यू अपने पास आने वाली है K इज इक्वल टू हाफ एम इंटू अंडरूट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा 2AS, 2 से 2 कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी यहां पे आएगी MAS, ठीक है, MAS, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 तो लिख लो यहां पे, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, 5 तक। अब देखो आप लोगों को पता है कि जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो A इज इक्वल टू प्लस जी होता है, और नीचे से ऊपर फेंकते हैं पार्टिकल को तो A इज इक्वल टू माइनस जी होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे A इज इक्वल टू प्लस जी होगा, सो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी mgs, ठीक है, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 तक सभी लिख लो एक बार, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 तक सभी बच्चे फटाफट नोट कर लो इसको। तो अभी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी इसकी, ठीक है, ये तो होगी अपनी काइनेटिक एनर्जी। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी और निकाल लेते हैं, तो नीचे लिखो 100 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी एट बी, पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, U इज इक्वल टू mgh लिखते हैं हम, mgh, यहां पे h की वैल्यू क्या है h माइनस एस, तो mgh माइनस एस, ये हो जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। देन टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल एनर्जी एट बी क्या हो जाएगा, if b इज इक्वल टू k प्लस यू, if b इक्वल टू k की वैल्यू क्या है mgs प्लस u की वैल्यू क्या है mgh माइनस एस, ठीक है। तो ई बी इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास mgs प्लस mgh माइनस mgs, इस mg को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एस एस कैंसिल, तो ई बी की वैल्यू क्या आ गई mgh। तो बी के ऊपर भी जो टोटल एनर्जी है वो mgh ही होती है, और mgh बी के ऊपर होती है, ठीक है। ए पे भी mgh थी, बी पे भी mgh है, ठीक है, लिख लो यहां तक फटाफट। ठीक है, अब सी पॉइंट पे निकालेंगे, सी पॉइंट पे निकालेंगे, ठीक है। चलो, तो बी पॉइंट पे अपनी पोटेंशियल जो काइनेटिक टोटल एनर्जी है वो mgh आई, जो ए पॉइंट के इक्वल है, ठीक है। अभी सेम करेंगे सी पॉइंट के लिए, ठीक है। तो सी पॉइंट के लिए कैलकुलेट करेंगे सी। अब सी पॉइंट के ऊपर देखो सेम जो पोजीशन पार्टिकल की यहाँ पे 0 है, सीधी सी बात है, मतलब सी पे पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं, क्योंकि डिस्टेंस नहीं है अपने पास, किस हाइट से गिरेगा, सी पे किस हाइट से गिरेगा, ठीक है। तो सी हो गया अर्थ का सरफेस, बट इसका आगे लिखेंगे बट पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस
सरफेस एट पॉइंट सी। पॉइंट सी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, U इज इक्वल टू 0, क्योंकि हाइट ही नहीं है, U इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाइट ही नहीं है, लेकिन सी के ऊपर h हाइट से पार्टिकल आके नीचे गिर रहा है, इसका मतलब सी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी होगी। बट काइनेटिक एनर्जी एट सी कितनी हो जाएगी, K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहां पे v निकाल लेंगे, सी पे कितना v है, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट, ये पार्टिकल या बॉडी एट सी। ठीक है, कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ah। h की जगह पे क्या आएगा, g, 2gh। पता है ना आपको, a की जगह यहाँ पे g आएगा और मतलब s की जगह h, पता ना, मैंने बताया था आपको, a इज इक्वल टू प्लस g आएगा और s इज इक्वल टू आएगा h हाइट के लिए। ठीक है, पहले तो s हाइट के लिए वेलोसिटी निकाली थी, अभी निकालेंगे h हाइट के लिए वेलोसिटी। ठीक है, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 0, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gh और v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, v की वैल्यू हो जाएगी 2gh अंडर रूट, ये वैल्यू होगी अपने पास v की, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 यहां थी ना, 67 हो जाएगी इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है इसलिए पता नहीं चलता कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, तो यहां वैल्यू पुट करेंगे काइनेटिक एनर्जी में, तो फ्रॉम अबोव इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, K इज इक्वल टू हाफ एम 2gh अंडर रूट का स्क्वायर K इज इक्वल टू हाफ एम इंटू 2gh, समझ रहे हो, स्क्वायर हो गया, 2 से 2 कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, mgh। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, mgh। टोटल एनर्जी निकाल लेंगे सी पे, वही सिस्टम अपना। ठीक है, तो देन टोटल एनर्जी एट सी पे टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी अपनी, EC इज इक्वल टू K प्लस U, EC इज इक्वल टू mgh, ये रही K की वैल्यू प्लस U की वैल्यू 0 है, तो EC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgh। आई बात समझ में, फटाफट नोट करो इसको। फटाफट इसको नोट कर लो, टाइम मिल रहा है पूरा नोट करने के लिए। ठीक है, इज इक्वल टू mgh। तो टोटल एनर्जी कंजर्वेटिव है, EC इज इक्वल टू mgh, EB इज इक्वल टू mgh और A इज इक्वल टू EA इज इक्वल टू mgh। तीनों पॉइंट के ऊपर अपने को जो एनर्जी मिलती है वो टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो यहां पे बिना कंफ्यूजन के फटाफट से एक लाइन लिख लो एरो का सिंबल लगा के, फ्रॉम अबोव इक्वेशंस इट इज क्लियर दैट total energy of free falling body is always conservative at total energy of free falling body is conservative at every point on its path, इसके पाथ के एवरी पॉइंट के ऊपर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है वो वर्क करता है। ठीक है,
फटाफट लिखो इसको, वीडियो को, मतलब ये वीडियो क्या लिखोगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना मास एनर्जी रिलेशन। मास एनर्जी रिलेशन, इसमें एक एग्जांपल करेंगे हम, दूसरा एग्जांपल नहीं करेंगे। और नेक्स्ट जो टॉपिक अपना वो है मास एनर्जी रिलेशन। ठीक है, तो फटाफट से हेडिंग लगा लो, नेक्स्ट टॉपिक मास एनर्जी रिलेशन। ये आइंस्टीन ने दिया था, मास एनर्जी रिलेशन, कि मास एनर्जी रिलेशन क्या होता है। ठीक है, मास जो बॉडी का होता है वो एनर्जी के इक्वल होता है। कहने का मतलब है मोटे आदमी में एनर्जी ज्यादा होती है, ये बात कभी सही नहीं होती। लेकिन आइंस्टीन ने मास एनर्जी रिलेशन प्रूव कर दिया था। बाद में उसका माइंड तोला तो वो जो नॉर्मल माइंड होता है ह्यूमन का, उससे ज्यादा उसका जो वेट है, वजन है, वो मिला। ठीक है, तो मास एनर्जी रिलेशन है वो ये होता है कि एनर्जी जो है वो हमेशा मास के इक्वल होती है, इज इक्वल टू mc²। ठीक है, सी है यहाँ पे, ये होती है स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। पहले समझो इसको, बाद में लिखना इन वैक्यूम या एयर, वैक्यूम या एयर। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है सी की वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एम जो है, एम ये है मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी का मास, ये हो गई एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी मास के इक्वल होती है। कितनी खतरनाक बात है, देखो, भयंकर भयानक। ठीक है, विनाशकारी बातें। एनर्जी मास के इक्वल होती है। आइंस्टीन एक साइंटिस्ट था, उसने मास एनर्जी रिलेशन आपको फेंक दिया और आपको ये आज परेशानी कर रहा है, इज इक्वल टू mc², कि जितना ज्यादा मास होगा बॉडी का उसमें एनर्जी इतनी होगी। ऐसा हो सकता है क्या? मोटे आदमी में कभी भी एनर्जी नहीं होती, लेकिन आइंस्टीन ने ये इक्वेशन आपको दे दी। ठीक है, तो मास एनर्जी रिलेशन में लिखो, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन एनर्जी एंड मास, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, EINSTEIN। ठीक है, आइंस्टाइन भी बोलते हैं इसको, आइंस्टीन भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, एनर्जी एंड मास, एनर्जी एंड मास आर इक्वल टू ईच अदर, एनर्जी एंड मास are equal to each other and its relation is given by the following equation, and its relation is given by the following relation, and its equation is given by the following relation। तो नीचे लिख लो E is equal to mc²। E है स्पीड, ठीक है, ई मतलब एनर्जी है, तो पूरी बातें लिख लो। ऐसा कैसा लिख लो इसको, कहने का मतलब मेरा ये, इसको ऐसे कैसे लिख लो। ठीक है, ये अपना मास एनर्जी रिलेशन है। इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मास एनर्जी रिलेशन के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जो एटम बम्स होते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं, न्यूक्लियर बम जो होते हैं, उनके अंदर मास एनर्जी रिलेशन है, इसका यूज होता है। मास एनर्जी रिलेशन का यूज उसी के अंदर होता है। ठीक है, तो ज्यादा डिस्कस नहीं करते हुए हम इसको नॉर्मल, इसको छोटा सा, मतलब ये होता क्या, इतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे इसमें। ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा डीपली आपके सिलेबस में ये दिया हुआ भी नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, एटम बम जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, किस तरीके से इनका जो कॉम्बिनेशन है वो होता है, ये सारा का सारा मास एनर्जी रिलेशन के अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये आपके सिलेबस में ज्यादा डीपली दिया हुआ नहीं है, इसलिए मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको बता रहा हूँ। खाली आपको इतना ही लिखना है कि मास एनर्जी रिलेशन है वो इज इक्वल टू mc² होता है। ठीक है, लिख लिया होगा सभी ने? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना है पावर। हेडिंग लगा लो सभी, पावर। पावर,
ठीक है, पावर का पता ही आपको, इज P इक्वल टू W अपॉन T, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। ठीक है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना वर्क आपने किया वो आपकी एनर्जी होती है, उसको उसको पावर बोलते हैं। ठीक है ना, और टाइम के अकॉर्डिंग कितना वर्क किया वो होती है आपकी एनर्जी। तो नॉर्मल मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं कि पावर क्या होता है। ठीक है ना, वर्क डन और टोटल टाइम का जो रेशियो होता है उसको पावर बोलते हैं, पहली बात। ठीक है, कितने टाइम में कितना वर्क किया ये आपका पावर होता है। ठीक है, तो वर्क डन इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। टी इज इक्वल टू मैंने 1 सेकेंड मान लिया। ठीक है, तो पर यूनिट टाइम या वर्क डन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड पावर। तो P इज इक्वल टू W अपॉन T। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन वर्क डन इज कॉल्ड पावर, सीधी सी बात है। आगे बात समझ में, तो P इज इक्वल टू हो गया W अपॉन T। यहाँ पे W जो है वो होता है अपना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे P इज इक्वल टू F डॉट D अपॉन T, क्योंकि T तो नीचे है, D अपॉन T क्या होता है, देखो T है ना नीचे, तो नीचे आ गया D अपॉन T क्या होता है अपना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है वेलोसिटी। तो P इज इक्वल टू F डॉट V। ठीक है, ये होती है अपनी पावर। अब F के ऊपर तो वेक्टर होता है, तो P इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट V वेक्टर, मतलब इसको F V कोस थीटा भी लिखते हैं पावर को। ठीक है, पावर की यूनिट की बात करें यहाँ से तो जूल अपॉन सेकेंड हो जाएगी, ये इसकी ऐसा यूनिट है, और इसको हम वाट भी बोलते हैं। ठीक है, जूल और सेकेंड इसकी ऐसा यूनिट होती है, इसको हम वाट भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी डायमेंशन और निकाल लेते हैं इसका फटाफट। अगर लाइव क्लास होती है तो डायमेंशन आप फटाफट कमेंट में लिखते। ठीक है ना, डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, जूल की डायमेंशन क्या होती है M1L2 T-2 अपॉन सेकेंड की क्या होती है T1, तो यहाँ पे हो जाएगा M1L2 T-3, ये ऊपर जाएगी ये माइनस में हो जाएगी, ये हो गई इसका हो गया डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन हो गई इसकी। अब ये इसकी SI यूनिट होती है, SI इंफॉर्मेशन सिस्टम में पावर की यूनिट है वो SI होती है, SI यूनिट जूल अपॉन सेकेंड या वाट होती है। ठीक है, अब हम बात करें हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर, ये भी पावर की यूनिट होती है, हॉर्स पावर जिसको आप बोलते हो। ठीक है ना, हॉर्स पावर कितना होता है आपको बताइए 476 वाट। ठीक है, 1 HP में 476 वाट होते हैं, 446 746 वाट। ठीक है, ये बाद की बात है, इसको कोई खास बात नहीं है। ठीक है, चलो तो फटाफट हेडिंग लगाओ पावर, और पावर में लिखो द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ ए मशीन, द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ ए मशीन इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ ए मशीन is called power. The rate of working of a machine is called power. ठीक है, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो पावर ऑफ ए मशीन, पावर ऑफ ए मशीन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वर्क डन एंड टाइम, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वर्क डन एंड टाइम, is equal to the ratio of work done and time। ठीक है, इसे लिखो देन पावर P is equal to W upon T, W upon T, और P is equal to dW upon dt। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन फॉर्म में हो जाएगा dW अपॉन dt। अब देखो एक मिनट, पहले बोर्ड पे देखो बाद में लिखना। हम जानते हैं देयरफॉर dW इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट P इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट ds वेक्टर अपॉन dt, dt है यहाँ पे, P इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट ds वेक्टर अपॉन dt क्या होता है dv वेक्टर। ठीक है, dv तो लिखते नहीं है वेलोसिटी को, वेलोसिटी तो v से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा v वेक्टर। P इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट v वेक्टर। क्यों यहाँ पे v क्यों आया, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ds वेक्टर अपॉन dt। फटाफट से इसको लिख लो। ठीक है, ये हो गया अपना v वेक्टर।
अब इसको अगर ओपन करेंगे तो आपको पता ही है कि ये cos थीटा आएगा, तो P इज इक्वल टू एफ डॉट वी कोस थीटा। ठीक है, एफ डॉट वी कोस थीटा, वेलोसिटी यहाँ पे अपनी वेलोसिटी होगी। ठीक है, फटाफट लिख लो इसको। अच्छा, इसके नीचे फिर एरो का सिंबल लगा क्या लिखेंगे? पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, पावर क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर नहीं होती। पावर इज ए स्केलर, क्यों? क्योंकि ये फोर्स और वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट होता है, और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज स्केलर। ये मेरा आपको वेक्टर और स्केलर के कॉन्सेप्ट में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज स्केलर। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी मान लो या वेक्टर क्वांटिटी मान लो, एक ही बात है। वेक्टर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी का एक टाइप होता है, वेक्टर और स्केलर दो टाइप की होती है क्वांटिटीज। उसमें जो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट होता है वो हमेशा स्केलर होता है। ठीक है, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं पावर की, कि इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो यूनिट में फर्स्ट लिखो इट्स एस आई यूनिट, यूनिट इज वाट। वाट, अब देखो इसके नीचे लिखेंगे देयरफॉर P इज इक्वल टू होता है W अपॉन T, सो वाट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जूल अपॉन सेकेंड, जूल अपॉन सेकेंड। दूसरी लैंग्वेज में लिखें इसको तो 1 वाट इज इक्वल टू होता है 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड। एस आई या एम केस आपको पता होगा, एस आई या एम केस एक ही बात है। सेकेंड हम लिखेंगे इसमें बिगेस्ट यूनिट क्या होती है इसकी? ठीक है, बिगेस्ट यूनिट क्या होती है? तो सेकंड सीजीएस में लिख लो एक बार, सीजीएस में। ठीक है ना, तो सीजीएस, सीजीएस में यूनिट होती है इसकी अर्ग पर सेकंड। ठीक है, जूल के इक्वल में अर्ग नहीं होता क्या? जूल अपॉन सेकंड मतलब अर्ग, तो जूल अपॉन सेकंड के इक्वल में अर्ग हो जाएगा अर्ग पर सेकंड। ठीक है ना, सीजीएस में हो जाएगी अर्ग पर सेकंड। तो सीजीएस को लिख लो फटाफट। ठीक है, एफपीएस में हो जाएगी फुट पाउंडल पर सेकंड। एफपीएस में भी लिख लो, तुम भी क्या याद करोगे, किस टीचर से पाला पड़ा था आप लोगों का। एफपीएस इज इक्वल टू फुट इंटू पाउंडल अपॉन सेकंड, फुट इंटू पाउंडल अपॉन सेकंड, अपॉन सेकंड, ये होगा एफपीएस में। फोर्थ लिख लो प्रैक्टिकल यूनिट, इसकी होती है हॉर्स पावर। प्रैक्टिकल यूनिट लिख लो, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, हॉर्स पावर हो जाएगी इसकी प्रैक्टिकल यूनिट। तो प्रैक्टिकल यूनिट इसको एफपीएस भी बोलते हैं, ध्यान रखना। प्रैक्टिकल यूनिट को एफपीएस यूनिट भी बोलते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट इन एफपीएस, ऐसे लिख लो, इन एफपीएस इज हॉर्स पावर, इज हॉर्स पावर एचपी। ठीक है, नीचे लिख लेना 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वाट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ठीक है, 746 वाट। और इसकी बिगेस्ट यूनिट होती है किलोवाट, ये तो पता ही है आप लोगों को। 5 लिख लेना, बिगेस्ट यूनिट। बिगेस्ट यूनिट क्या होती है इसकी? किलोवाट। किलोवाट मतलब 10 to the power 3 वाट। ठीक है ना, 1 किलोवाट इज इक्वल टू, मतलब यहां पे लिख लेना आप 1 केवी, केडब्ल्यू। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 to the power 3 वाट। ठीक है, बिगेस्ट यूनिट या लार्जेस्ट यूनिट। ठीक है, या बिग यूनिट, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट का हो गया, फटाफट नोट करो यूनिट को। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला और नोट कर लेते हैं फटाफट। डायमेंशन का भी खत्म करो, फिर का गर्दा उड़ने वाला है आज की क्लास में भयंकर। चिंता मत करो आप लोग, सभी मतलब गर्दा उड़ा देंगे, पता है मेरे को।
गर्दे वाली क्लास बोलते हैं इसको, गर्दे वाली क्लास, क्योंकि घर से क्लास ली जाती है वो गर्दे वाली क्लास होती है। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन, डायमेंशन में therefore watt is equal to joule upon second। सो डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1L2T-2 अपॉन सेकेंड की होती है T1, जूल या वर्क डन की होती है m1L2T-2 T1, तो डायमेंशन हो जाएगी m1L2T-3। ये होगी अपनी डायमेंशन पावर की, नोट करो फटाफट। हो जाएगी पावर की डायमेंशन। ठीक है, कल की क्लास में पावर से आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। मेरा आपसे खाली एक ही निवेदन है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बस, और ज्यादा कोई खास बात नहीं है। ठीक है, गर्दा उड़ रहा है, खतरनाक गर्दे वाली क्लास है। आप लोग भी और फिजिक्स के अंदर बहुत सारा गर्दा उड़ाओ, मेरा ये मानना है। ठीक है, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो ठीक है, ठीक है, आज की क्लास ये स्टॉप करते हैं। पूरा वीडियो देखें और नोट्स आपको प्रिपेयर करने ही है। ऑफलाइन क्लासेज में कोई दोबारा नहीं पढ़ाएगा, ये मेरा चैलेंज है, ध्यान रखना। नोट्स आपको लिखने पड़ेंगे, ऑनलाइन ही अपनी क्लासेज है, जब तक स्कूल नहीं खुलती है तब तक चलती रहेंगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।